चलिए थोड़ा सा मैं पिछले क्लास का रिकैप कर देता हूँ ना। देखते होंगे जब कोई सीरियल स्टार्ट होता है तो अक्सर देखिएगा कि रिकैप देगा ना, एक मिनट के अंदर पूरा कहानी को वो बता देता है। तो मैं थोड़ा सा रिकैप में आपको लाता हूँ फ्लक्स से ना। फ्लक्स एक्सटर्नल केमिकल सब्सटेंसेज विच reduces the melting point of the mixture and increases the इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स इट वाज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, और इसको हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए थे। एसिडिक फ्लक्स था, दूसरा आपका बेसिक फ्लक्स था, और तीसरा क्या था आपका न्यूट्रल फ्लक्स था। एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल आपका SiO2 था, बेसिक फ्लक्स का एग्जाम्पल आपका कैल्शियम ऑक्साइड था, न्यूट्रल फ्लक्स का एग्जाम्पल आपका कैल्शियम फ्लोराइड था। ठीक है। एक वर्ड और हम यूज किए थे, स्लैग। फ्लक्स गैंग को भी रिमूव करता है ना, कल ऐड किए थे कि गैंग को क्या करता है, वो आपको रिमूव करता है। तो देखिए आपका ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स प्लस गैंग गिव्स स्लैग, ये आपको याद रखना है। ठीक है। फ्लक्स गैंग को भी रिमूव करता है, व्हेन द फ्लक्स विल कंबाइन विथ गैंग ना, इट विल फॉर्म स्लैग। और स्लैग इम्प्योरिटीज को क्या एक तरह से क्या हो गया, इम्प्योरिटीज को फॉर्म को हटा दिया, आपका फ्लक्स भी हट गया और आपका गैंग भी हट गया। ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद कल पढ़े थे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में बच्चे कहे कि बस सर थोड़ा सा अब रहने दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं छोड़ा था, लेकिन एक बार फिर से मैं रिकॉल कराना चाहूंगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हम लोगों को 2-3 चीज की जरूरत पड़ गई। पहला तो एक हेमाटाइट ओर हो गया, दूसरा हो गया आपका ये लाइम स्टोन और कोक, ये 3 चीज की जरूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल कौन कौन हो गया इसमें, हेमाटाइट ओर हो गया, दूसरा हो गया कोक या चारकोल कार्बन, हॉट एयर की भी जरूरत पड़ती है, और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यहाँ पर जो होता है ये जनरेट करता है फ्लक्स, किस फॉर्म में, तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों लिए, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज जो होता है, गैंग जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, SiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए हम लोग लाइमस्टोन इसमें लेते हैं, और इसको हम लोग पूरा मिक्स करके क्या करते हैं, इसको ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज कर देते हैं। चार्ज करना का मतलब लोड करना। ये आपका ब्लास्ट फर्नेस हो गया। आवाज आ रही है ना? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ ठीक है यस बेटा, सर। ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर वो है, तो ये हो गया आपका ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में ये हो गया आपका हॉपर। हॉपर में ही हम लोग और लाइमस्टोन और कोक मिक्स करके इधर से डाल देते हैं, इसमें ये आ गया आपका। ठीक है। यहाँ पर टाइरूसेस होता है, जिसमें हम लोग ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर पास करते हैं। हॉट एयर जैसे ही पास करेंगे ना, तो चारकोल जो होगा जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि ब्लास्ट फर्नेस में 3 जोन होते हैं ना। लोअर जोन यहाँ पर होता है, टॉप जोन, मिडिल जोन, और क्या कहा जाता है, बस हाँ तीनों जोन तो हो ही गया। यही हो गया आपका लोअर जोन, दूसरा हो गया मिडिल जोन, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका क्या कहा जाता है, टॉप जोन हो गया। ये आपका 3 जोन में इसको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। तो लोअर जोन में होता क्या है कि आपका कब का कंबशन होता है, किसका, कोक का। जो कोक आप डालते हैं और उसको जब ये ब्लास्ट ऑफ एयर, हॉट एयर पास करते हैं, तो उससे क्या होगा, क्या कि कोक जल उठेगा। और कंबशन रिएक्शन इज आपका, कंबशन रिएक्शन क्या होता है, तो एक तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। यही वजह है कि यहाँ पर हीट एनर्जी जो होता है इस रीजन में हाई होता है, हाई हाई होता है। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आपका हाई होने हो गया। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा वो देख लीजिए आप। कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी। यही वजह है कि इस जोन का दूसरा नाम कंबशन जोन भी है। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो पास हुआ और हीट जो हुआ ऊपर के डायरेक्शन में उठना स्टार्ट कर देगा, और यही हीट जाकर के मिडिल जोन में करेगा क्या, जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसको डिकम्पोज कर देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक है। तो यही कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा सिलिकॉन ऑक्साइड से कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद कैल्शियम सिलिकेट में बदल गया, जो कि स्लैग है। और यह क्या कहा जाता है, इसके ऊपर तैरते रहता है
ठीक है। और यहाँ पर पाया जाता है स्लैग, जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं ना, अलग से निकालने का है। देखिए सॉलिड वेस्ट इधर निकल रहा है, यहाँ पर पिग आयरन हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया स्लैग। नीचे में हो गया मोल्टेन आयरन, ठीक है। तो मोल्टेन आयरन इधर से निकालेंगे, स्लैग हम लोग इधर से निकाल देते हैं। हाँ, एक चीज और, तो ये एक स्टेप और है इसमें रिएक्शन, यही कैल्शियम कार्बोनेट फिर डिकम्पोज करता है। इस जोन में, मिडिल जोन में स्लैग का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस जोन का नाम है आपका स्लैग फॉर्मिंग जोन भी, ठीक है। और इसमें चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए यह इस जोन का टेम्परेचर जो होता है डाउन कर जाता है, ठीक है। फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला आपका लोअर जोन में या मिडिल जोन में, ये ऊपर की तरफ गैस ऊपर की तरफ राइज करेगा, वह जा करके ऊपर टॉप जोन में कार्बन के साथ कंबाइन कर देगा, और करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड में जब बदलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। इट विल रिड्यूस, किसको रिड्यूस करेगा? आयरन ऑक्साइड को, यानी हेमेटाइट ओर को। किस चीज में? आयरन में। वो रिएक्शन देख लीजिए आप ना। इस तरह से हम लोग को कच्चा आयरन मिल गया। इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी रहेगा, जैसे SiO2 कुछ रह जाता है, कुछ आयरन ऑक्साइड रह जाएगा इसमें, कुछ कार्बन की मात्रा रह जाता है, ठीक है। तो चूंकि टॉप जोन में क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है किस चीज का? हेमेटाइट ओर का आयरन में, इसलिए टॉप जोन का नाम रिडक्शन जोन की है। तो आइए तीनों जोन का नाम सब्स्टिट्यूट नेम क्या है वो देखिए आप। कंबशन जोन हो गया ना, और मिडिल जोन का नाम क्या बताया? स्लैग फॉर्मिंग जोन, ठीक है। इसके बाद ये हो गया रिडक्शन जोन, इसमें रिडक्शन होता है इसलिए रिडक्शन जोन कहते हैं। जो आयरन मिला, ये ब्राउन कलर का जो दिखलाया हुआ है, ठीक है, केसरिया रंग का, तो यही आपका हो गया मोल्टेन आयरन, जिसको हम लोग पिग आयरन कहते हैं, कच्चा आयरन कहते हैं ना। आइए अब हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए यही आपका सेवरल ब्लास्ट फर्नेस है, फैक्ट्री का एक फोटो लिया हूं इसको, ठीक है। तो ये क्या कहा जाता है, ये जो आप टंकी की तरह देख रहे हैं इस तरह से, है ना, ये सब ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। आइए दूसरा फोटो आप देखिए। ब्लास्ट फर्नेस से लिक्विड आयरन जो निकलता है ब्लास्ट फर्नेस से, नीचे वाले टॉप जोन के नीचे से, टायरोसिस से नीचे से, वही देखिए लिक्विड आयरन बाहर निकल रहा है। ये स्लैग जो होता बाहर निकल रहा है, देखिए यहाँ पर स्लैग को बाहर निकलते हुए दिखलाया गया है। कुछ स्लैग यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है ना। इम्प्योरिटीज को हटाता है ये फ्लक्स के साथ कंबाइन करने के बाद ना। देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का इलस्ट्रेशन के उसके कटसी से है ये, एक उसका डायग्राम लिया हुआ है, किसका? ब्लास्ट फर्नेस का, ठीक है। अब आइए टाइप्स ऑफ आयरन हम लोग को पढ़ना है। पहला है आपका पिग आयरन। तो मैं आपको बताया कि जो ब्लास्ट फर्नेस से आयरन आप एक्सट्रैक्ट किए, जो कच्चा आयरन वर्ड एक यूज किया था मैं, उसी को हम लोग पिग आयरन कहते हैं ना। इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज रहता है, कार्बन जो होता है 4% होगा, कुछ सल्फर रहता है, कुछ फास्फोरस रहता है, कुछ सिलिकॉन रहता है, कुछ मैंगनीज रहता है, ठीक है। इसको डिफरेंट शेप में इसको हम लोग कास्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पिग आयरन होता है, कच्चा आयरन होता है, सबसे लो क्वालिटी का आयरन माना जाता है। दूसरा आयरन जो है आपका, वो कास्ट आयरन या मेलिएबल आयरन है ना। कास्ट आयरन या मेलिएबल आयरन एक ही चीज होता है। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग कास्ट आयरन बनाते कैसे हैं? तो यह पिग आयरन से ही बनाया जाता है ना। हम लोग कच्चा आयरन ले लिए, उसमें जो आपका घर का टूटा फूटा कड़ाही हो गया लोहे का, ठीक है, या नट बोल्ट हो गया, या कोई भी पार्ट्स पुर्जा लोहे का होगा जिसका आपका कोई यूज नहीं है, ठीक है, उसको पिग आयरन के साथ मिला दिया, उसी को स्क्रैप आयरन कहा जाता है ना। आपका क्या कहा जाता है, अनयूज्ड, जो यूज के लायक नहीं हो, यूजलेस जो आपका आयरन का आर्टिकल बच गया, उसी को आयरन स्क्रैप कह दिया। या कुछ आयरन का टुकड़ा कटिंग छटिंग में बचता है, आयरन स्क्रैप हो गया। अब उसको हम लोग करते क्या है, पिग आयरन के साथ मिक्स कर दिए, और क्या चीज मिक्स कर दिए उसमें? कोक मिक्स कर दिए, ठीक है, और हॉट एयर पास कर दिए, जिसके वजह से वह बदल जाता है, उसमें कार्बन का परसेंटेज कम हो जाता है, कुछ इम्प्योरिटीज निकल जाता है, ठीक है। यह एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, टूट जाएगा, जिसको बुंदा कहते हैं आप। तो ये हो गया आपका कास्ट आयरन, जिसमें 3% कार्बन है। और आयरन का जो सबसे अच्छा फॉर्म है वो है आपका रोट आयरन। कौन सा आयरन है? रोट आयरन। रोट आयरन देखिए कैसे लिखाएगा ना, रोट आयरन। तो इसमें आयरन आपका है नहीं, एक्चुअली ये भी बनाया जाता है किससे?
तो इस ये भी बनाया जाता है आपको पिग आयरन से, इसको हम लोग बना सकते हैं। हाँ सर, एक चीज और मैं याद दिलाना चाहूंगा, रोट आयरन को हम लोग मैलिएबल आयरन कहते हैं। वहां पर बुला गया था आपको इसमें कास्ट आयरन में, तो कास्ट आयरन को नहीं बल्कि हम लोग रोट आयरन को मैलिएबल आयरन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? ये आसानी से मैलिएबल होता है, जबकि कास्ट आयरन आपका ब्रिटल होगा, एक हथौड़ी मारिए वो क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए उसको नहीं मैलिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो रोट आयरन को ही हम लोग मैलिएबल कहेंगे। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैलिएबल आयरन, इट इज प्रिपेयर्ड बाई ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग ऑफ पिग आयरन in a reverberatory furnace lined with hematite which oxidizes carbon to carbon monoxide। तो हम लोग करते क्या है इसको बनाने के लिए कि एक रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है, उसमें पिग आयरन डाल दिए। रिवर्बरेटरी फर्नेस का इंटरनल लाइनिंग जो होता है हेमाटाइट और से क्या कहा जाता है, लाइनिंग किया हुआ होता है। ठीक है, और कुछ कार्बन हम लोग उसमें मिक्स कर देते हैं, तो आयरन को करेगा कि जो हेमाटाइट और जो है कार्बन के साथ रिड्यूस होकर के आयरन में बदल गया, आयरन का परसेंटेज आपका बढ़ा रहा है। सल्फर होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। फास्फोरस आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा। सिलिकॉन कंबाइन करके सिलिकॉन ऑक्साइड में बदल जाएगा। यही सिलिकॉन ऑक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा उसके साथ कंबाइन करके स्लैग बना करके उसको भी निकाल देगा। यही कैल्शियम ऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को भी स्लैग बना करके कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में निकाल देगा, और इस तरह से हम लोग को प्योर फॉर्म ऑफ आयरन बन जाता है। द मेटल इज रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम स्लैग बाय पासिंग थ्रू द रोलर, और रोलर से पास करा करके इसको हम लोग स्लैग को हटा देते हैं, और इस तरह से हम लोग को रोट आयरन मिल जाता है। तो आयरन का 3 कैटेगरी हो गया। जो ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन्ड होता है उसको हम लोग क्या कह दिए, पिग आयरन कह दिए, जिसमें 4% आपका कार्बन होता है, और उसी को फिर फर्दर अगर कार्बन का परसेंटेज हम लोग कम कर दिए, 3% कर दिए, तो वो कास्ट आयरन होता है, जो कि हार्ड होता है, हार्डेस्ट होता है, और आपको ब्रिटल होता है, मारने से वो टूटेगा। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है आपका वो रोट आयरन है, इसको भी हम लोग मैलिएबल आयरन कहते हैं। मैलिएबल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शीट बाय हैमरिंग, और हैमरिंग से वह शीट में बदल जाएगा, इसलिए आपको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबल आयरन भी कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग किए क्या था, रिवर्बरेटरी फर्नेस ले लिए, उसमें लाइनिंग किया हुआ था हेमाटाइट का ना, तो हेमाटाइट का काम क्या है कि वह ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो फर्दर जो आयरन ऑक्साइड होगा उसको भी रिड्यूस करके आयरन में बदल देगा। मतलब कि हर हाल में यह आयरन का परसेंटेज बदलता है। जो इम्प्योरिटी सल्फर है, फास्फोरस है या सिलिकॉन है, वह रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में बदल करके निकल जाएगा। और चूंकि जो सॉलिड अगर हम लोग को ऑक्साइड मिल रहा है तो उसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड है, वो क्या करेगा, आपको स्लैग बना के निकाल देगा। मतलब कि ये प्योर आयरन, रोट आयरन आपको मिल जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए अब हम लोग को पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूपरस ऑक्साइड। कॉपर 1 ऑक्साइड से हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। प्योर एनसीईआरटी पर चल रहा हूँ, एनसीईआरटी पैटर्न आपका लेकर के, ठीक है, वही हम लोग को पढ़ाना होता है मेनली। तो कॉपर क्यूपरस ऑक्साइड से हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो आप देखिएगा एलिंघम डायग्राम में कि कॉपर काफी ऊपर है, जिसके वजह से डेल जी का वैल्यू इसका हाई होगा। ठीक है, तो क्यूपरस ऑक्साइड का आपका डेल जी का वैल्यू जब हाई होगा तो उसको डायरेक्ट हिट कर दीजिए या कार्बन के प्रेजेंस में हिट करा दीजिए। जैसे ही कार्बन के प्रेजेंस में हिट करा दीजिएगा, कार्बन उसको रिड्यूस करा देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देगा, या कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस एयर दीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और इस तरह से आपको कॉपर मिल जाएगा ना। तो इसमें हम लोग का रिएक्शन जो वहां होता है वो आसानी से कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, कॉपर में। क्यों? क्योंकि डेल जी का वैल्यू जो होता है इसके लिए हाई होता है, तो कोक से या चारकोल से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। लेकिन अगर यही कॉपर ऑक्साइड ना होकर के कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में हो, ठीक है, तब वहां आसानी से आपको कोक से काम नहीं चलेगा। तब इसका हम लोग सबसे पहले रोस्टिंग करा देते हैं। जब रोस्टिंग कराइएगा तो यह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा। अब जब कॉपर ऑक्साइड बन गया, आप जानते हैं कि कॉपर ऑक्साइड के लिए डेल जी का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। जब हाई होगा तो कार्बन या चारकोल के साथ मिक्स करा के इसको हिट कर दीजिए, इस तरह से कॉपर मिल गया आपको, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट निकल गया। ठीक है, तो आइए दूसरा एक और पढ़ना है कॉपर का एक्सट्रैक्शन।
एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड से हम लोग कॉपर को और कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे वो देखिए। हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग करते क्या है कि द ओर इज हीटेड इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विथ सिलिका। हम लोग करते क्या है, जो आपका ओर है उसको हम लोग मिक्स कर देते हैं सिलिका के साथ और उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं। जब रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट कीजिएगा तो आयरन ऑक्साइड जो होगा वो आपको सिलिकॉन ऑक्साइड से कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। और ये आयरन ऑक्साइड है क्या, उसका गैंग तो है, इम्प्योरिटीज तो है, और आयरन सिलिकेट में बदल करके निकल जाएगा। तो जो हाँ, एक चीज यहाँ पर से क्वेश्चन पूछता है ना, फिर से एक बार यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग ओर जो लेते हैं, ठीक है, उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हिट कर दिया जाता है। किसके प्रेजेंस में, सिलिका के प्रेजेंस में। सिलिका यहाँ आपका स्लैग फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, या एक तरह का फ्लक्स है। तो ये करेगा क्या सिलिका कि जो उसमें आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट से निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह ही जाता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन करा दीजिए तो यह आयरन सिलिकेट बना करके निकाल दिया, ठीक है। जो आपका जो अब रिमेनिंग बच गया उसमें कुछ आयरन सल्फाइड रह जाता है, कुछ कॉपर का सल्फाइड रह जाता है, तो इसको हम लोग कॉपर मेट कहते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहां से बनता है कि व्हाट इज कॉपर मेट, व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। तो कॉपर मेट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए, कॉपर मेट जो बना उसको अब हम लोग करते क्या है कि कॉपर मेट इज देन चार्ज इनटू सिलिका लाइंड कन्वर्टर। अब हम लोग कन्वर्टर एक दूसरा लेते हैं, उसमें सिलिका का अंदरूनी हिस्सा जो होता है, इंटरनल वॉल जो होता है, सिलिका से लाइनिंग किया हुआ होता है। सम सिलिका इज आल्सो एडेड एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोन टू कन्वर्टर ना। अब हम लोग कन्वर्टर में हॉट एयर का ब्लास्ट कर, मतलब कंप्रेस्ड एयर पास कर देते हैं हॉट एयर का, जिसके चलते होगा क्या, आयरन सल्फाइड हुआ, आयरन ऑक्साइड हुआ, कॉपर सल्फाइड हुआ या कॉपर ऑक्साइड हुआ, मेटालिक कॉपर में बदलने लगता है। देखिए वहां पर रिएक्शन क्या होगा, जो आयरन सल्फाइड होगा ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, आयरन ऑक्साइड में बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। ये आयरन सल्फाइड जो आयरन ऑक्साइड में बदला, ये एक इम्प्योरिटीज है, आपका गैंग का काम करेगा। अब उसमें फ्लेक्स मिलाए हुए हैं सिलिका ना, तो वह SiO2 से कंबाइन करके आयरन सिलिकेट में बदल गया, तो इम्प्योरिटीज आपका ये बाहर निकल गया। अब कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन से कंबाइन कीजिएगा, रोस्टिंग हो रहा है आपका, तो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा ना, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। तो पिछले एक जगह आप रिडक्शन जब पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रिडक्शन, तो वहां पर लास्ट वाला जो था हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से पहले ना, सेकेंड लास्ट, उसमें पढ़े थे ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि हाँ बेटा बोलिए सर, यहाँ पे CO2 होगा सर, क्या चीज बेटा। सर आप एक जो लिखे हैं CO2S प्लस O2 इक्वल टू CO2O सर लिखे हैं आप। रिएक्शन नंबर बोलिए बेटा। सर सर 5 का रिएक्शन नंबर 2, 5 का 2 1 3, ठीक है बेटा, देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड में बदल गया, यहाँ ठीक है, कॉपर, हाँ ये हाँ ठीक है ये। चलिए अब देखिए फिर से आपको बता देता हूँ, एक आयरन सल्फाइड है ना, ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद आयरन ऑक्साइड में बदल गया, और यही आयरन ऑक्साइड यहाँ ले रहा हूँ, यह सिलिकॉन से सिलिका से कॉपर वाला किस बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, उस पर भी किस बोल रहे हैं, ठीक है, उस पर भी आ रहे हैं। तो आयरन सिलिकेट में बदल गया। अब यह कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद क्या चीज में बदल गया, कॉपर का ऑक्साइड में बदल गया ये आपका, ठीक है। तो जब ऑक्साइड में बदल गया, यही ऑटो कैटालिस्ट का काम करेगा या सेल्फ कैटालिस्ट जिसको आपको बोले थे, ठीक है। तो ये करेगा क्या, रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड के साथ कंबाइन करने लगेगा। देखो यह कंबाइन करने लगा, कॉपर में बदल दिया, ठीक है, और फाइनली आपको कॉपर बदल गया। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ये मोल्टेन स्टेट में आ गया। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा तो गैस ये बबल्स के फॉर्म में निकलता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कॉपर में ब्लिस्टर बन गया है, फोड़ा बन गया है, ठीक है। इसीलिए जो ऑब्टेन्ड कॉपर है उसको हम लोग ब्लिस्टर ऑफ कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लिस्टर ऑफ कॉपर कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसको भी सर कॉपर ऑक्साइड ही पड़ेगा ना, CO2 को। हाँ बेटा, कॉपर ऑक्साइड ही हो गया। वैलेंसी सब पकड़ लीजिए कि क्यूपरस है कि क्यूप्रिक है, बताइए आप ही बताइए, वैलेंसी यहाँ पर कॉपर का कितना होगा। वैलेंसी आपको कॉपर का सर 1 है। हाँ तो ठीक तो है, फिर क्यूपरस ऑक्साइड हो गया। हेडिंग आप देखिए ना, वही लिए ही हैं। अब कॉपर ऑक्साइड कह दिए तो ना अस कहने की जरूरत है ना इक कहने की जरूरत है, ठीक है बेटा।
चलिए आता हूं मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये देख लीजिए, आप एक एग्जाम्पल है रिवर्बरेटरी का, फोटो देख लीजिए कैसा होता है। तो ये डायग्राम पर ध्यान नहीं देना है, इसके डायग्राम पर या ब्लास्ट फर्नेस का जो फैक्ट्री वाले जो डायग्राम फोटो दिखाए थे, उस सब की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, जो ब्लास्ट फर्नेस का हालांकि डायग्राम आपको बोर्ड में अभी तक पूछा नहीं है, पूछने का चांसेज नहीं है। पहले बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछता था, लेकिन अब आपको बिहार बोर्ड भी सीबीएसई के सिलेबस को ही फॉलो करता है। तो ये रिवर्बरेटरी फर्नेस कैसा होता है वो आपको दिखाया गया है, इसका डायग्राम आपको मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड ना। तो इसका हम लोग करते क्या है कि हम लोग जिंक ऑक्साइड को मिक्स कर देते हैं कोक के साथ और हीट कर देते हैं। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा, जिंक में बदल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। ठीक है, यही तो है आपका। अब आइए रिफाइनिंग पूछता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो सर रिफाइनिंग, हाँ बेटा सर बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, सर हाँ यूजेज हाँ ऑफ जिंक। हाँ बोलिए ओके बोलिए, सर। हाँ बोलिए। सर जिंक का यूज कहाँ करते हैं? जिंक का यार यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाने में पहला यूज हो गया, पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तुम्हारा ये सेल रहता है उसमें यूज होता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग बनाते हैं तो उसमें जिंक की जरूरत पड़ जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस में उसका जिंक रेड होता है, जिंक अमलगम बनाने में इसका यूज होता है जिंक का ना। वो आप यूजेज आप खुद देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से आप यूजेज खुद तैयार करेंगे। हाँ बेटा, कोई और पूछ रहे थे, पूछिए। पूछ रहे थे, बता रहे थे। आगे बढ़े फिर, चलिए Yes, तो sir. फिर हाँ ठीक है, यस आगे सर। बढ़ रहे हैं। रिफाइनिंग क्या है, तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल। मेटल में अगर कुछ इम्प्योरिटीज फिर भी रह जाता है तो उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग कह दिए। और रिफाइनिंग से दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का ट्रेंड अभी जो पूछने का है वो ये पूछता है कि इसका इस रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल अगर याद है तो प्रोसेस आपको याद रखने में जरा से भी दिक्कत नहीं होगा, कहानी की तरह है। केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों में ट्री लगा हुआ होता है। ठीक है, ज़्यादा के डिफरेंसेज नहीं होता, हिस्ट्री की तरह है, ये कहानी की तरह है। ठीक है, वहाँ है कि वो भी साइंस है, हिस्ट्री भी आपका एक साइंस है जिसको आप सोशल साइंस कहते हैं, ये नेचुरल साइंस है। ठीक है, तो ज़्यादा के डिफरेंसेज नहीं है आपका। आइए रिफाइनिंग हम लोग वन बाई वन करके पढ़ते हैं। तो रिफाइनिंग आपका 5-6 तरह का पढ़ना है, वो देखिए आपके स्क्रीन पर ना। एग्जैक्टली 6 तरह का हो गया, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ये 6 में से एक या दो, ये कम से कम 2 नंबर का जरूर पूछता है, 2 से 3 नंबर आपका सिर्फ रिफाइनिंग से क्वेश्चन रहता है ना। पहला आपका रिफाइनिंग है डिस्टिलेशन। आइए हम लोग देखते हैं कि डिस्टिलेशन होता क्या है और इसका थ्योरी क्या है रिफाइनिंग का, रिफाइनिंग के लिए डिस्टिलेशन का। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इट इज ए प्रोसेस। हाँ, रिफाइनिंग का डिफिनेशन मैं बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बता दिया। उसमें मैं क्या बताया था कि किसी भी मेटल से उसमें जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को हटा दिए, उसी प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग कह दिए। ठीक है, अब इसमें पहला है आपका डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के लिए यूज किसके लिए होता है, तो वैसे मेटल के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लो हो ना। कि किस तरह के मेटल के लिए आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होगा, तो वैसे के लिए यूज होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, जैसे जिंक, मरकरी, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है कि इम्प्योर मेटल इज हीटेड so as to convert it into vapors which changes into pure metal on condensation at and is obtained as distillate। तो हम लोग इसमें करते क्या है कि जो मेटल है उसको हीट कर दिए, हीट करके क्या कर देंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट है, आसानी से वो बॉइल कर जाएगा मेल्ट करके। ठीक है, उसको वेपर को कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करके कंडेंस करा दिए, वही तो आपका प्योर मेटल हो गया। जो इम्प्योरिटीज होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो नीचे के नीचे बैठा हुआ रह जाएगा और इस तरह से वो डिस्टिल आउट हो जाएगा, डिस्टिलेट मिल जाएगा आपको, चाहे जिंक कीजिए, मरकरी कीजिए, सोडियम पोटासियम का कीजिए। ठीक है, डिस्टिलेशन का ये प्रिंसिपल क्या है, तो इट इज बेस्ड it is used for those metal purification whose boiling point is low, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसी के लिए यूज होता है। इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट इसमें हाई होना चाहिए, तो इम्प्योरिटीज बॉयल नहीं करेगा और जो प्योर मेटल है या मेटल है वो इवेपोरेट करके ऊपर आने लगेगा। तो वेपर को कलेक्ट कर लिए और कंडेंस करा के अलग कर दिए, इस तरह से हम लोग को प्योर मेटल मिल गया आपको। ठीक है,
आइए नेक्स्ट मेथड देखिए लिक्वेशन। और लिक्वेशन को मैं वहां भी दिखा चुका हूं जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन, वहां पर भी वर्ड आया था लिक्वेशन। और एनिमेटेड हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का था मेरे पास, उसको मैं आपको लिक्वेशन के जरिए दिखलाया था। ठीक है, लिक्वेशन को दिखलाया था। तो यह किसके लिए यूज होता है वो देखिए। इम्प्यूरिटीज और मेटल के बीच में आपका डिफरेंसेज होना चाहिए। किस चीज का डिफरेंसेज होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंसेज होना चाहिए। ठीक है, किसी एक का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। मैं थोड़ा सा जो आपका बुक है उससे अलग यहाँ पर हट रहा हूँ, बुक से थोड़ा हट करके मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लिक्वेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दोज मेटल प्यूरिफिकेशन इन विच any one component should have high melting point and another should have low melting point. Either the metal have higher boiling point or the impurities have higher boiling point and their counterpart should have lower boiling point. जैसे मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, या इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो सुनिए, इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो आपका क्या कहा जाता है, मेटल जो इसको हम लोग प्योर कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना। दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में दे देता है कि एक लिमिट कर देता है। ठीक है, लिमिट क्या कर देता है कि इम्प्योरिटीज हुज मेल्टिंग पॉइंट आर हाई देन द मेटल कैन बी प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। लेकिन मेरा कहना है कि दोनों के लिए यूज हो सकता है और होता भी है। अब सुनिए, इसमें हम लोग लिक्वेशन मेथड में करते क्या है कि स्लोपिंग हर्थ होता है इस तरह से। क्या होता है आपका? स्लोपिंग हर्थ होता है। मैं दिखला दूं कैसे, बुक से दिखलाता हूं। स्लोपिंग हर्थ होता है ऐसे। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है किताब, ये किताब देख रहे हो तुम लोग? यस सर। देखो, और इसी पर हम लोग किए क्या कि जो मेटल का प्यूरिफाई करना है इसको पाउडर बना करके इस पर हम लोग डाल दिए और नीचे से आग लगा दिए। तो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सपोज कि मेटल का लो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्ट होकर के इधर आ गया, यहाँ पर कलेक्ट कर लिए, और इम्प्योरिटीज का हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया, स्लोपिंग हर्थ पर रह गया, उसको बाद में हटा दीजिए ना। इसी प्रोसेस को हम लोग लिक्वेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे टीन का आपका प्यूरिफिकेशन कराना हो तो इस प्रोसेस से हम लोग कराते हैं। ठीक है, लिक्वेशन प्रोसेस खत्म हो गया आपका। आइए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का पार्ट है एक तरह का ये। ठीक है, इसमें जो इम्प्योर मेटल है उसको थोड़ा मोटा बना दिए और उसको यूज कर देते हैं एज ए एनोड। ठीक है, और जो आपका प्योर मेटल है उसको हम लोग पतला रखें और एंड इट इज यूज्ड एज ए कैथोड, और उसको कैथोड की तरह हम लोग यूज कर दिए। और एनोड कैसे यूज करेंगे, कैथोड कैसे यूज करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए जिस इलेक्ट्रोड का, वह एनोड हो गया। नेगेटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ दीजिए वह कैथोड की तरह काम करने लगेगा। उसी मेटल सॉल्ट का कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना लीजिए और उसमें डाल दीजिए, करंट फ्लो करा दीजिए। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रोलाइट जब उसमें प्रेजेंट होगा तो वह एनोड को धीरे धीरे डिजोल्व कराना स्टार्ट कर देगा, और जो उसका कीचड़ जो इम्प्योरिटी जो है नीचे बैठ जाएगा, और डिजोल्व होने के बाद जब वो एक्वस सॉल्यूशन में आएगा तो होगा क्या कि उसका जो मेटल है वो जाके कैथोड पर लिबरेट करने लगेगा, धीरे धीरे उसको मोटा करता चला जाएगा, लिबरेशन से मोटा होता ही चला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। जैसे आपका कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो कॉपर जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं वह 99% आपका प्योर होता है। फर्दर उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हैं ना। तो इसमें मैं आपको जो बताया फिर एक बार आप एनिमेशन के जरिए देख लीजिए। इम्प्योर मेटल जो होगा वह एनोड की तरह यूज होगा, प्योर मेटल जो होगा कैथोड की तरह यूज होगा। इम्प्योर मेटल जिसको हम लोग प्यूरिफाई करना है उसको मोटा रखते हैं, और जो इम्प्योर है ये सॉरी जो प्योर मेटल है जिसको कैथोड की तरह यूज करना है, जिस पर हमको लिबरेशन कराना है, उसको पतला रखा जाता है। उसी मेटल का सॉल्ट हम लोग सोलुबल सॉल्ट ले लिए जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। एनोड पर होने वाला रिएक्शन जो है आपका वो देख लीजिए, ये है। एनोड आपका इम्प्योर है, वो मेटल से मेटालिक आयन में बदल के एक्वस सॉल्यूशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज चल जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो कर गया। यही आयन जा करके यहाँ ना nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेंड करेगा, और nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेंड करने के बाद ठीक है वो आपको मेटल में बदल जाएगा और जाकर कैथोड पर लिबरेट हो जाएगा ना। उसका एक डायग्राम आप देख लीजिए।
ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम आपका। ये आपका इम्प्योर मेटल है, देखिए मोटा है, ठीक है। और इम्प्योर सपोज कि कॉपर का रिफाइनिंग करना है तो इम्प्योर कॉपर एज एनोड हो गया, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड दूसरा कैथोड ले लिए जो कि पतला है और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए इसलिए कैथोड हो गया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए तो एनोड हो गया। इसमें सपोज कि कॉपर सल्फेट ले लिए तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे, तो ठीक है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे तो ये आयोनाइज होगा, यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर आयन और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन जाएगा इस रड को स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से इसको आयोनाइज करा देगा, और आयोनाइज कराने के बाद वह कॉपर के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट में बदल करके इसमें आ गया फिर से। और जो कॉपर निकला वही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ना इस पर जाकर के लिबरेट होता चला जाएगा, इसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो धीरे धीरे नीचे बैठता चला जाएगा, जिसको हम लोग एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं, क्योंकि एनोड का कीचड़ है, इम्प्योरिटीज है एनोड में प्रेजेंट, वही आ गया इसलिए एनोड मड कहते हैं इसको। और जो एटम इसका कॉपर का डिजोल्व होता चला गया, खाली होता चला जाएगा, धीरे धीरे ये छोटा होता चला जाएगा, डिजोल्व होता चला जाएगा और ये मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि इस पर कॉपर का लिबरेशन होता चला जाता है। नेक्स्ट है आपका जोन रिफाइनिंग मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जोन रिफाइनिंग मेथड किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो इम्प्योरिटीज आर मोर सोलुबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। जैसे हम लोग किए क्या कि जिस मेटल को प्यूरिफाई कराना है उसको मेल्ट करा दिए, मेल्ट कराने से रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो होगा या बल्कि सोलुबिलिटी कह दीजिए, तो दोनों का अलग अलग है, ठीक है। इम्प्योरिटी जो है ज्यादा सोलुबल होगा मेल्ट में और जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होगा, जबकि जो प्योर मेटल इस केस में जो बनेगा वो क्या होगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा जल्दी से, कम सोलुबल होगा तो सॉलिडिफाई जल्दी होगा, वहीं पर सेटल डाउन होता चला जाएगा। तो जोन रिफाइनिंग प्रिंसिपल किस पर बैठ गया है? इम्प्योरिटीज एंड मेटल should have different solubility in the melt and have different rate of solidification, और उनका rate of solidification क्या होता है? अलग अलग होता है। और ये कैसे होता है आइए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं ना। सपोज कि आपके पास क्या कहा, जिस मेटल को आप प्यूरिफाई करने जा रहे हैं उसको हम लोग ले लिए, जैसे जर्मेनियम का करना है, सिलिकॉन का करना है, बोरोन का करना है, गैलियम का करना है, इंडियम करना है। मतलब कि सेमीकंडक्टर के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यूज आप कर रहे हैं, हाई क्वालिटी ऑब्टेन करने के लिए। तो उसको हम लोग करते कैसे हैं वो देखिए। सपोज कि ये देखिए आपका मेटल रड है ना, जर्मेनियम का है, इसको हम लोग को प्यूरिफाई करना है, तो इसको एक रड में बदल दिए और इसको इसके ऊपर से फिट कर दिए सर्कुलर हीटर। सर्कुलर हीटर जैसे ही फिट कीजिएगा और एक करंट फ्लो करा दीजिए तो हीट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर के आयरन इस रड को मेल्ट करा देगा। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसको सर्कुलर रड को हम, ये सर्कुलर हीटर को हम लोग इस तरह से आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पर जो पिघल गया आपका मेटल और इम्प्योरिटीज लेस सोलुबल है, ये सॉरी ज्यादा सोलुबल है, मेल्ट के साथ हीटर के साथ इधर आ गया बह करके, और जो मेटल है आपका प्योर जो बच गया वो सोलिडिफाई हो जाएगा। लेस सोलुबल होता है तो यहीं पर सोलिडिफाई हो जाएगा, और मेल्ट के साथ आपका इनसोलुबल, ये सोलुबल पार्ट जो है आपका इम्प्योरिटीज का बह करके आ गया। अब हीटर यहाँ पर आया, यहाँ पर का सब्सटेंस क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा, हीटर को बढ़ा के यहाँ कर दिए। जैसे हीटर बढ़ेगा यहाँ पर से जो मेल्ट है वो आगे की तरफ बढ़ेगा इम्प्योरिटीज को लेकर के, क्योंकि इम्प्योरिटीज ज्यादा सोलुबल है, उसका रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन कम है। अब यहाँ पर जो प्योर मेटल बच गया वो सॉलिडिफाई हो गया और फिर इस तरह से आगे बढ़ गया। तो बाय रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस प्योर मेटल विल बी ऑब्टेन्ड, अल्ट्रा प्योर मेटल बल्कि आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसको डायग्राम से समझिए, देखिए सर समझ नहीं। हाँ बेटा बोलिए, फिर से समझाइए। हाँ बोलिए या फिर मैं बोलूं? समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है, फिर से समझा दूंगा। तो मैं कैसे समझा दूं? डायग्राम से समझाता हूं ना, मैं अपना डायग्राम खुद बनाता हूं, उससे समझाता हूं, ठीक है। देखिए आप स्क्रीन पर एक लाइन खींचा हूं, देखो तो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. सपोज कि ये सेमीकंडक्टर मेटल है, इसको हमको प्यूरिफाई करना है सेमीकंडक्टर को, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हम लोग रड में बदल दिए, ठीक है, ये रड हो गया, रड में बदल दिए। अब किए क्या कि इसमें एक सर्कुलर हीटर फिट कर दिए,
जो कि मूवेबल होता है। कैसा होता है सर्कुलर हीटर? मूवेबल होता है। टिल्टेड होगा तो आसानी से उसको हम लोग मूव करा सकते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर। यहाँ पर हीटर लगा दिए और हीटर में जैसे ही करंट फ्लो कराइएगा, यहाँ पर का जितना भी सब्सटेंस होगा वो मेल्ट कर जाएगा करंट के चलते। ठीक है, ये आपका मेल्ट कर गया। जैसे ही ये मेल्ट किया, हीटर को हम शिफ्ट करा दिए दूसरे जगह, यहाँ पर ले आए, यहाँ पर हीटर को फिट कर दिए। तो यहाँ पर जो गैप रह गया आपका, ठीक है, वो गैप क्या हो गया, यहाँ पर मोल्टेन स्टेट में प्रेजेंट है कौन कौन? इम्प्योरिटीज प्लस जिसको हम लोग प्यूरिफाई कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, सपोज जर्मेनियम लिए वो दोनों प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन इसका अलग अलग होगा, इम्प्योरिटीज का और क्या कहा जाता है प्योर सब्सटेंस का। क्यों होगा? क्योंकि वह सोलबिलिटी पर डिपेंड करता है सॉलिडिफिकेशन। इम्प्योरिटी जो होता है वो ज्यादा सोलुबल है, वो मेल्ट के साथ बह करके हीटर के पास आ गया और यहाँ पर प्योर जर्मेनियम रह गया, तो प्योर जर्मेनियम सोलिडिफाई हो गया आसानी से और हीटर के साथ इम्प्योरिटीज आ गया। ठीक है, अब हीटर को फिर यहाँ पर मेल्ट करा दीजिए। जैसे ही यहाँ पर मेल्ट होगा, हीटर को शिफ्ट कर दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हीटर को ले आए। जब हीटर यहाँ पर आपका आ गया तो इम्प्यूरिटीज बह करके इधर आ गया क्योंकि ज्यादा सोलुबल है, और जो जर्मेनियम रह गया वो यहीं पर मेल्ट हो गया, यहीं पर सोलिडिफाई हो गया। क्यों सोलिडिफाई हो गया? लेस सोलुबल है, वो मेल्ट के साथ घुला नहीं, रेट ऑफ सोलिडिफिकेशन उसका इसीलिए ज्यादा हो गया। अब धीरे धीरे हीटर को खिसका के यहाँ आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा किसी एक किनारे पर सिर्फ आपका इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रह जाएगा। ठीक है, उसको काट देंगे, काट करके अलग कर देंगे। इधर जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो हम लोग को प्योर जर्मेनियम का मिल गया, सेमीकंडक्टर का मिल गया। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में फैक्ट्री का ये डायग्राम है, ये आपका हीटर है, दूसरा हीटर है, तीसरा हीटर है, पोजीशन है, या तीनों हीटर ले सकते हैं हम लोग। तो जब रड को हीट प्रोड्यूस करेगा तो देखिए ये सब जो देख रहे हैं आग की तरह, वो मेल्ट कर गया, मेटल प्लस इम्प्योरिटी दोनों मेल्ट कर गया। ठीक है, अब हीटर को हम लोग करेंगे क्या, आगे की तरफ इधर खिसका करके ले जाएंगे। तो जो एरिया मेल्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें इम्प्योरिटीज भी मिला हुआ है और आपका सेमीकंडक्टर भी मिला हुआ है, जर्मेनियम भी मिला हुआ है। तो सोलबिलिटी जो होता है इम्प्योरिटीज का ज्यादा होता है, वो हीटर के साथ फ्लो करके आगे की तरफ, देखो थोड़ा सा टिल्टेड भी है, हल्का सा इसे टेपर है, तो सोलबिलिटी ज्यादा होने के चलते वो मेल्टेड सब्सटेंस के साथ मेल्ट के साथ आगे फ्लो कर जाएगा। और जो कम सोलुबल था जैसे जर्मेनियम, वो क्या होगा, वहीं पर सॉलिडिफाई हो जाएगा आसानी से, और इस तरह से प्योर मेटल आपका मिल जाता है ना। उसका एक दूसरा डायग्राम, सिंपल डायग्राम देखिए, जो अभी मैं समझाया उसी तरह का डायग्राम इस स्लाइड में आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए यही मेटल रड है आपका और यहाँ पर ये हीटर फिट कर दिए। ठीक है, ये आपका हीटर फिट किया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जैसे हीटर के वजह से यहाँ पर का रड जो होगा, वो मेटल रड, वो आपका मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। अब पिघलने के बाद इम्प्योरिटीज का सोलबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, वो फ्लो करके आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, जबकि जो आपका प्योर मेटल है वो उसकी कम सोलुबल है, वो मेल्ट के साथ आसानी से नहीं फ्लो करेगा, तो आसानी से सोलिडिफाई हो गया और ये हम लोग के हीटर के तरफ इम्प्योरिटी चला गया। अब इसी हीटर को यहाँ से उठा करके हम लोग यहाँ ले आवेंगे, इस डायरेक्शन में खिसका दिए, और यहाँ पर के एरिया को वो हम मेल्ट करा देगा। यहाँ पर के एरिया को जब वो हम मेल्ट करा देगा तो फिर हीटर को खिसका के यहाँ पर ले आवेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर का जो मेल्ट होगा वो उसमें से इम्प्योरिटी जो ज्यादा सोलुबल है खिसक करके इधर की तरफ आ जाएगा आपको, और यहाँ पर जो प्योर मेटल होगा वह सॉलिडिफाई हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से क्या कहा जाता है, प्योर हम लोग को मेटल मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है आप? यस सर। चलिए बेटा, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस में आता हूँ। नेक्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग से भी क्वेश्चन क्या पूछता है वो सुनो। सबसे पहले इसका एक प्रिंसिपल देखना है। क्या देखना है तुमको? प्रिंसिपल देखना है, यह किस प्रिंसिपल पर बना हुआ है। तो यह किस प्रिंसिपल पर बना हुआ है वो आप सुन लीजिए। इसमें पहला स्टेप होता है कि जब हम लोग मेटल को, जिसको हम लोग प्यूरिफाई करने जा रहे हैं, वेपर, जैसा कुछ जिरकोनियम का होता है इसमें प्यूरिफिकेशन, तो उसको हम लोग एक ऐसे सब्सटेंस के साथ हिट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं जो कि हाईली वोलेटाइल हो। क्या हो? हाईली वोलेटाइल हो और आसानी से वह डिकम्पोज भी कर जाए। तो हम लोग करते क्या है कि जैसे जिरकोनियम का प्यूरिफाई करना है, उसको आयोडीन से कंबाइन करा दिए, तो जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड मिल गया और वह हाईली डिकम्पोजेबल होगा। फर्दर उसको हिट कर देंगे तो जो इम्प्योरिटीज होगा वो आपको कंबाइन नहीं किया, और जब कंबाइन नहीं किया तो वहीं पर रह गया, और जो आपका प्योर मेटल था वो इवेपोरेट कर गया। किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में।
ठीक है, मतलब कि डिकम्पोजेबल फॉर्म में, और वो फर्दर उसको कलेक्ट करा के हिट करके उसको हम लोग डिकम्पोज करा दिए। यही 2 स्टेप होता है इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली बोर्ड में आपका पूछते रहता है ना। अब 1 बाय 1 करके इसको आप देखिए। In this method, the metal is converted into the volatile compound and collected elsewhere and then decomposed to give pure metal। तो 2 स्टेप इसमें हो गया। पहला हो गया कि हम लोग मेटल को हम लोग क्या कराते हैं, कंबाइन कराते हैं ऐसे सब्सटेंस से, ठीक है, जिससे वोलेटाइल कंपाउंड बन जाए, और उस वोलेटाइल कंपाउंड क्या हो, इजीली डिकम्पोजेबल हो, और उसको डिकम्पोज कराकर प्योर मेटल हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग का 2 प्रिंसिपल हो गया। पहला, इट शुड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोज, ठीक है। और इसमें 2 प्रोसेस आता है। वेपर फेज रिफाइनिंग मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बराबर आते रहता है, ठीक है। खासकर रिफाइनिंग से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और यह वेपर फेज रिफाइनिंग 2 तरह का हो गया, मॉन्ट्स प्रोसेस फॉर निकेल, ठीक है, और वैन आर्केल मेथड हो गया जिरकोनियम या टाइटेनियम के लिए हो गया। तो 2 तरह का वेपर फेज रिफाइनिंग, मॉन्ट्स प्रोसेस, और दूसरा होगा वैन आर्केल मेथड। मॉन्ट्स प्रोसेस, वैन आर्केल मेथड, मेरे साथ रिपीट कीजिए, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला हो गया आपका मॉन्ट्स प्रोसेस। मॉन्ट्स प्रोसेस निकेल के लिए यूज होता है। इसको हम लोग निकेल को करते क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करा देते हैं, हिट कर देते हैं। तो निकेल जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद निकेल टेट्रा कार्बोनिल में बदल जाएगा, और इंप्योरिटीज रह गया, इंप्योरिटीज को उठा के फेंक दिए, और फर्दर हम लोग निकेल टेट्रा कार्बोनिल को हिट कर दिए, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड फिर रीजनरेट कर गया और निकेल मिल गया, प्योर सब्सटेंस हम लोग के आ गया, ठीक है। रिएक्शन देख लीजिए, यही है निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करा दिए तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल में बदल गया। फर्दर निकेल टेट्रा कार्बोनिल को हम लोग हिट कर दिए, हिट करने से होगा क्या कि प्योर मेटल आपका निकेल आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप कंज्यूम किए थे रीजनरेट हो गया, और जो इम्प्योरिटीज बच गया उसको निकाल के फेंक दिए। तो ये मॉन्ट्स प्रोसेस हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका वैन आर्केल मेथड, यह जिरकोनियम या टाइटेनियम के लिए होता है, ठीक है। क्रूड मेटल इज हीटेड इन इवैक्यूएटेड वेसल विथ आयोडीन। इसमें हम लोग आयोडीन के साथ हम लोग क्या करते हैं, जिरकोनियम या टाइटेनियम को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, जिससे टेट्रा आयोडाइड मिल जाता है, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड मिल जाएगा, और अब जो इम्प्योरिटीज रह गया वो इवेपोरेट नहीं होगा, तो उसको अलग कर दिए, इस वेपर को कंडेंस करा दिया, कंडेंस करा के फर्दर डिकम्पोज करा दिए, ठीक है। तो ये देखिए जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बन गया, उसको हम लोग इम्प्योरिटीज नहीं करेगा, ये वोलेटाइल है, उड़ जाएगा, तो इसको कलेक्ट करना होगा, इम्प्योरिटीज को फेंक दिए, और फर्दर फिर हम लोग करेंगे क्या, इसी जिरकोनियम आयोडाइड को हिट कर देंगे, और जब जिरकोनियम आयोडाइड को फर्दर हिट करेंगे हम लोग, ठीक है, 1800 केल्विन के आसपास, तो वह जिरकोनियम में टूट जाएगा और आयोडीन फिर से आपका रीजनरेट हो गया। इसलिए बेनिफिशियल भी है आपका, जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आप रीजनरेट भी कराते हैं। लास्ट मेथड है आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है। क्रोमा मीन्स कलर, मतलब कलरफुल सब्सटेंसेज के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो इस मेथड में इसका प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है ये। डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मेटल should have different rate of adsorption in the adsorbent at different height। तो इसके लिए हम लोग एक कॉलम लेते हैं, कौन सा, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, उसमें एडजॉर्बेंट डाल देते हैं। एडजॉर्बेंट डालने के बाद हम लोग करते क्या है कि जिसका प्यूरिफाई कराना है उसको डिजोल्व करा करके उसमें डाल दिए, तो जो इम्प्योरिटीज होगा या जो भी कंपोनेंट है वो डिफरेंट हाइट पर जाके एडजॉर्ब हो जाएगा, और जब एडजॉर्ब हो गया तब हम लोग करते क्या है कि अब एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें से कोई एक कंपोनेंट सोलोबल हो, दूसरा इनसोलोबल हो, जिसको हम लोग इलुएंट कहते हैं, ई से इलुएंट कहते हैं। अब जैसे ही उसको डालिएगा एक कंपोनेंट डिजोल्व कर गया, नीचे से हम लोग उसको स्टॉपर खोल करके निकाल दिए, फिर उसको प्रोसेसिंग करके अलग कर दिए दोनों को, कोई एक कंपोनेंट जो बच गया डिजॉर्प्शन करा करके उसको हटा दिए, और इस तरह से क्रोमेटोग्राफिक में दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। आइए अब इसको डायग्राम से एक बार आप फिर समझिए, जो लैंग्वेज बोला हूं वही इसमें है, इसलिए मैं इसको फिर पढ़ करके टाइम अपना बर्बाद नहीं करूंगा। देखिए ये आपका क्रोमेटोग्राफिक है, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है, इसमें आपको भरा हुआ है स्टेशनरी फेज ना। स्टेशनरी फेज क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा ना, सिलिका जेल हो गया, चारकोल हो गया, ठीक है, कोई दूसरा भी हम लोग ले सकते हैं इसमें,
ठीक है, तो एडजॉर्बेंट डाल दिए। अब जिस मिक्सचर जिसको हमको प्यूरिफाई करना हो उसको मिक्सचर बना दिए, मिक्सचर बना करके देखिए यहाँ से इसमें डाल दिए, तो होगा क्या कि ये डिफरेंट ये कॉलम ये डिफरेंट हाइट पर जाकर के डिफरेंट जगह एडजॉर्ब हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल ही है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है ऐसे मिक्सचर कंपोनेंट का अलग अलग होता है, डिफरेंट हाइट पर जाके एडजॉर्ब होगा। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जाके एडजॉर्ब हो गया है, कलर बैंड बना दिया, और दूसरा कलर बैंड आपको यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, इसमें एक ऐसे सोल्वेंट डालते हैं, क्या डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं। कैसा सॉल्वेंट डालते हैं, जिसमें वैसा सॉल्वेंट जिसमें एक कंपोनेंट जो है आपका सोलोबल हो और दूसरा कंपोनेंट क्या हो, इनसोलोबल हो। तो दूसरा कंपोनेंट इनसोलोबल होगा तो यहीं पर रह जाएगा। कोई सपोज कि एक आपका सोलोबल हो गया तो घुल गया, घुल करके यहाँ आ गया, ये कंपोनेंट को अलग कर दिए। सपोज कि इम्प्योरिटीज यहीं रह गया तो इम्प्योरिटीज अलग रह गया, हम लोग के कंपोनेंट प्योर मेटल अलग हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्योरिटीज को घुला दे और इसको छोड़ दे, तो इम्प्योरिटीज घुल के बाहर निकल गया, ये छोड़ गया, इसको डिजॉर्प्शन करा करके हटा दिए। तो जो यहाँ पर सॉल्वेंट आप यूज किए, इसी सॉल्वेंट को हम लोग इलुएंट कहते हैं। क्या कह देते हैं, इलुएंट कहते हैं, ELUANT इलुएंट कहते हैं। और इस तरह से क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस से हम लोग दोनों कंपोनेंट को अलग अलग कर दिए। तो एनसीईआरटी में जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड आपका दिया हुआ है राइट हैंड साइड में एनसीईआरटी का, अगर आपके पास होगा तो देख रहे होंगे, वो इतना लैंग्वेज टफ कर दिया है वो जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर से इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं, क्रोमेटोग्राफी में का प्रिंसिपल क्या है, तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मेटल हुज purification is required have different rate of adsorption, they will be adsorbed on the adsorbent on different height। ठीक है, for this purpose chromatographic column is taken in which the adsorbent which is a stationary phase is loaded, and when the required metal solution is added to this क्या कहा जाता है chromatographic column, then they will be adsorbed, the impurities and the metal ना will be adsorbed at different places in which a solvent is added। Solvent will dissolve any one component leaving behind the other। The solvent which dissolves the one component will be क्या कहा जाता है, collected here, यहाँ इसको हम लोग collect कर लिए, and leaving behind the other, this solvent is known as eluent, इसी को हम लोग eluent कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से दोनों component अलग अलग हो गया। ठीक है, this is all about your metallurgy portion। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लेकिन दूसरा टॉपिक थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देकर के छोड़ूंगा, आपका अभी टाइम नहीं हुआ है। कितना टाइम भी हो रहा है, 57। 3 मिनट बाकी है सर। हाँ 3 मिनट देखो बोल रहे हैं जो हाँ बेटा, तो दोनों ये उसको भी इंट्रोडक्शन देकर के स्टार्ट कर दो। सुनिए ना सर, हाँ बेटा बोलिए। बोल रहे हैं ना सर कि वो जो सॉल्वेंट बताया सर लास्ट में जो रिमूवल करने के लिए, उसमें दोनों कंपोनेंट मिक्स होगा ना। हाँ, जो सॉल्यूशन यूज किए हम लोग, दोनों कंपोनेंट वहां पर आपका मिक्स रहेगा ना कोई, और दोनों जाके डिफरेंट हाइट पर एडजॉर्ब हो जाएगा, वो दोनों आपका डिफरेंट हाइट पर जाके एडजॉर्ब हो जाएगा। और उसी में हम लोग एक ऐसा सॉल्वेंट डालते हैं जो एक कंपोनेंट को ये कर ले, डिजॉल्व करा दे, दूसरे को छोड़ दे, तो एक कंपोनेंट अलग हो गया, एक रह गया, जो रह गया उसको डिजॉर्प्शन करा देंगे। डिजॉर्प्शन 2 मेथड से होता है, कौन कौन मेथड बताइए, बाय हीटिंग एंड रिड्यूसिंग द प्रेशर। ठीक है, तो आइए हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर क्या कहा जाता है आपको, नेशनल फ्लैग के साथ। हाँ बेटा बोलो। प्रिंसिपल वाला नहीं बताया। हाँ बेटा बोलिए। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इलेक्ट्रो तो पढ़ा दिए। केमिकल प्रिंसिपल। हाँ हाँ पढ़ा दिया हूँ। थर्मोडायनेमिक। हाँ पढ़ा दिया हूँ। थर्मोडायनेमिक था सर। एलिंगम डायग्राम में, एलिंगम डायग्राम वही, बाप रे 3 क्लास लिए हुए एलिंगम डायग्राम पर। यस सर। ठीक है, वो पढ़ा दिया तो एनसीईआरटी में दिया है। हाँ एनसीईआरटी में क्या, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल का अलग टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का अलग टॉपिक है। दोनों पढ़ा दिया बेटा, देखिए आप ठीक से। ठीक है, दिक्कत होगा तो फिर से पढ़ा दूंगा, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन उसको मैं एलिंगम डायग्राम में उसको बता दिया हूँ ना, वही तो ना था आपका डेल G इज इक्वल टू क्या, डेल H माइनस टी डेल S, कौन सा ग्राफ कैसे जाएगा,
कब फिजिबल होगा, कब ये आपका स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, डेल जी निगेटिव होगा, जीरो हो सकता है डेल जी का वैल्यू तो वह इक्विलिब्रियम में जाएगा, निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, इसके बाद ग्रेटर देन जीरो होगा तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी निगेटिव कब कब कंडीशन होगा, ए बी सी 3 कंडीशन वहां बताए हैं ना, और तीनों में ग्राफ कैसा होगा, और वही जाकर फिर एलिंघम डायग्राम से उसको जोड़ दिया हूँ। ठीक है, वो पढ़ा दिया हूँ, अब ठीक से देखिए, उसको पढ़िए एक बार, और फिर भी अगर दिक्कत हो तो अब मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, ठीक सर। तो इसको छोड़े या इतने पर स्टॉप करूं, बोलिए। अब छोड़ दीजिए, कल स्टार्ट करिएगा। हाँ क्या बेटा, कल स्टार्ट करिएगा, रहने दीजिए, आज समय हो गया। चलिए नेशनल फ्लैग देखिए आप, पहला चैप्टर था आपका ये नाइट्रोजन फैमिली, और ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आता है। ठीक है, और इस नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग नाइकोजेंस फैमिली भी कहते हैं। नाइकोजेन वर्ड जो आया है वो आपको ग्रीक वर्ड से आया है, नियोम्स से, और नियोम्स का मतलब होता है सफोकेटिंग, यह सफोकेटिंग गैस होता है नाइट्रोजन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नाइकोजेंस, इसीलिए इस फैमिली को हम लोग नाइकोजेंस फैमिली कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर